हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। हमने इससे पिछला वीडियो में देखा 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें भी जो है हमने कुछ क्वेश्चन को रखा है जिसे आपको देखना ज़रूरी है ताकि जो है आपके एग्ज़ाम को आसान हो। और हमारे पास जो ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि कल ही जो है इस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम है। और इसका जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन हम रखे हैं इस वीडियो का, पिछले में 3 देखा था, इसमें चौथा क्वेश्चन है हमारा। अधिकार अंतरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 20 अंक का ये भी क्वेश्चन है आपका। इसमें प्रस्तावना में देखेंगे, किसी भी संगठन में सभी कार्यों को एक ही प्रबंधक द्वारा करना संभव नहीं होता। संगठन के विस्तार के साथ कार्यों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्रबंधक अपने अनिष्ट कर्मचारियों को कुछ कार्य तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार सौंपता है। इस प्रक्रिया को अधिकार अंतरण कहते हैं। अधिकार अंतरण किसे कहते हैं देख लिए आपने। उसके बाद जो अधिकार अंतरण से संगठन में कार्यों का उचित विभाजन होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है तथा कर्मचारियों की क्षमता और जिम्मेदारियां में वृद्धि होती है। आधुनिक प्रबंधन में इसे प्रभावी प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अधिकार अंतरण क्या है, इसका अर्थ क्या है? अधिकार अंतरण का अर्थ है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करना तथा उसके कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना। अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारी का ही रहता है। सरल शब्दों में कहें, जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो उसे अधिकार अंतरण कहते हैं। परिभाषा जो है देखते हैं, लुइस ए एलन के अनुसार जो है अधिकार अंतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार जो है अधिकार अंतरण का अर्थ है निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को सौंपना ताकि वे अपने कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें। अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व क्या है? अधिकार अंतरण की प्रक्रिया 3 प्रमुख तत्वों में आधारित होती है। पहला है कार्य का विभाजन। सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य सौंपता है। दूसरा है अधिकार प्रदान करना। इसमें जो है कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं। बिना अधिकार के कर्मचारी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। तीसरा है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। अधीनस्थ अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जबकि अंतिम उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारी का बना रहता है। अधिकार अंतरण के प्रमुख सिद्धांत को देखेंगे। अधिकार अंतरण के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता का सिद्धांत। जितनी जिम्मेदारी दी जाए उतने ही अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यदि अधिकार कम होंगे तो कर्मचारी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है परिणामों के आधार पर अधिकार देने का सिद्धांत। अधिकार इस प्रकार दिए जाने चाहिए कि कर्मचारी अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सके। तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, इससे भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। चौथा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार सौंपने के बाद भी अंतिम उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारी का ही रहता है, वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। पांचवा है अधिकार की सीमा का सिद्धांत। अधिकारियों की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए ताकि कर्मचारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। छठा जो है कार्य के अनुसार अधिकार का सिद्धांत। अधिकार हमेशा कार्य की प्रकृति और महत्व के अनुसार दिए जाने चाहिए। सातवां है विश्वास का सिद्धांत। वरिष्ठ अधिकारी को अपने अधीनस्थों पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास के बिना अधिकार अंतरण सफल नहीं हो सकता। आठवां जो है स्पष्टता का सिद्धांत। कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए ताकि कोई भ्रम न हो। नौवां जो है नियंत्रण का सिद्धांत। अधिकार सौंपने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी को समय समय पर कार्य की समीक्षा एवं नियंत्रण करना चाहिए। 10वां जो है अपवाद का सिद्धांत। सामान्य निर्णय अधीनस्थ लें जबकि महत्वपूर्ण एवं जटिल मामलों में वरिष्ठ अधिकारी का स्वयं
निर्णय लेना चाहिए। अब जो है अधिकार अंतरण के लाभ क्या हैं? वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यभार कम होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी होती है, कर्मचारी में आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, संगठन की कार्य क्षमता बढ़ती है, प्रबंधकों को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है, कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, संगठन के समन्वय एवं अनुशासन बना रहता है। अब इसके कुछ सीमाएं भी हैं अधिकार अंतरण के। सभी कर्मचारी अधिकार संभालने में सक्षम नहीं होते हैं, अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना रहती है, गलत निर्णय से संगठन को नुकसान हो सकता है, समुचित नियंत्रण न होने पर कार्य प्रभावित हो सकता है, कुछ प्रबंधक अधिकार सौंपने में संकोच भी करते हैं। अब जो है अधिकार अंतरण का महत्व देखेंगे। महत्व क्या है? संगठन के विकास में सहायता करता है, कर्मचारियों के कौशल एवं नेतृत्व का विकास करता है, कार्यों में गति और दक्षता लाता है, संगठन में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाता है, प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सहायता करता है, भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष में जो है देखेंगे आंसर इसका, निष्कर्ष में क्या लिखना है? अधिकार अंतरण आधुनिक प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से कार्यों का उचित वितरण होता है तथा कर्मचारियों को निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलता है। यदि अधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन रखा जाए तथा उचित नियंत्रण बनाए रखा जाए तो अधिकार अंतरण संगठन की कार्यक्षमता, उत्पादकता और विकास को बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक सफल संगठन अधिकार अंतरण के प्रभावी व्यवस्था होना चाहिए। अब जो है ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, उससे जो है आपको 2 का जवाब देना होता है। तो इससे हमने 6 क्वेश्चन को रखा है। इससे ही अगर हमारा आता है 2-3 मैच करता है तो हमारा ये 10-10 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा फिक्स हो जाएगा। पहला है हमारा उद्यम पूंजी। उद्यम पूंजी वह वित्तीय सहायता है जो नई नवाचार आधारित तथा अधिक जोखिम वाले व्यवसायों को दी जाती है। जिन उद्यमियों के पास अच्छा व्यावसायिक विचार होता है लेकिन पर्याप्त पूंजी नहीं होती, उन्हें उद्यम निवेशक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके बदले निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। अर्थ इसका क्या है उद्यम पूंजी का? उद्यम पूंजी वह निवेश है जो नई कंपनियां या स्टार्टअप को उनके विकास के लिए दिया जाता है। यह निवेश केवल धन ही नहीं बल्कि तकनीक, सलाह, प्रबंधन, मार्गदर्शन और विपणन सहायता भी प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? नई एवं नवाचार आधारित कंपनियों में निवेश, जोखिम अधिक तथा लाभ की संभावना भी अधिक, निवेशक कंपनी में हिस्सेदार बनता है, दीर्घकालीन निवेश, प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया जाता है। लाभ क्या है? नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आधुनिक तकनीक का विकास होता है, छोटे उद्यम बड़े उद्योग बन सकते हैं, आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। सीमाएं भी इसके कुछ है, तो सीमाएं हैं निवेश प्राप्त करना कठिन होता है, निवेशक का कंपनी के निर्णयों में हस्तक्षेप हो जाता है, अधिक लाभ की अपेक्षा रहती है, सभी व्यवसायों को उद्यम पूंजी उपलब्ध नहीं होती। निष्कर्ष में आंसर देखेंगे उद्यम पूंजी आधुनिक अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्योगों के विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब है दूसरा एकल व्यक्ति कंपनी। इसका प्रस्तावना में देखेंगे भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी OPC की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को कंपनी के रूप में व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करता है। एकल व्यक्ति कंपनी का जो है अर्थ क्या है? एकल व्यक्ति कंपनी वह कंपनी है जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। यह कंपनी अलग अलग कानून अस्तित्व रखती है तथा सदस्य को देयता सीमित होती है। इसका जो है अर्थ हमने देखा, एकल व्यक्ति कंपनी वह कंपनी है जिसका केवल एक ही सदस्य यानी ओनर होता है। यह कंपनी अलग अलग कानूनी अस्तित्व रखती है तथा सदस्य की देयता सीमित होती है। अब जो है एकल व्यक्ति कंपनी की जो है विशेषता क्या है? केवल एक सदस्य, सीमित दायित्व, अलग कानूनी पहचान,
अस्थायी उत्तरदायित्व, एक नामित व्यक्ति आवश्यक यानी नॉमिनी। और लाभ क्या है? सीमित दायित्व का लाभ, व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ती है, बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान, व्यवसाय का स्वतंत्र अस्तित्व, छोटे उद्यमियों के लिए उपयुक्त। कुछ हानि भी है, केवल एक ही सदस्य इसका हानि है। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं जो है औपचारिकताएं आवश्यक होती है, बड़े स्तर में व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं। निष्कर्ष में देखेंगे, एकल व्यक्ति कंपनी छोटे व्यवसायियों के लिए एक सुरक्षित एवं आधुनिक व्यावसायिक रूप है। यह व्यक्तिगत व्यवसाय और कंपनी दोनों को लाभ पहुंचाता है। अब है तीसरा, विपणन प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके विपणन पर निर्भर करती है। विपणन प्रबंधन ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उचित वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। अर्थ इसका क्या है? विपणन प्रबंधन का अर्थ है ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना, उत्पाद तैयार करना, उचित मूल्य निर्धारित करना और जो है प्रचार करना और उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाना। मुख्य कार्य क्या है? बाजार अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन एवं प्रचार, वितरण व्यवस्था, ग्राहक सेवा। महत्व क्या है? बिक्री बढ़ती है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता, लाभ में वृद्धि होती है, ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। निष्कर्ष में लिखेंगे, विपणन प्रबंधन व्यवसाय की सफलता का आधार है। यह ग्राहकों और व्यवसाय के बीच मजबूत संबंध स्थापित करता है तथा दीर्घकालीन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं। प्रस्तावना में देखेंगे, संप्रेषण संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि सही ढंग से नहीं पहुंचती तो गलतफहमियां उत्पन्न होती है और कार्य प्रभावित होता है। प्रमुख बाधाएं क्या है? पहला, भाषा संबंधी कठिनाइयां, अस्पष्ट संदेश, मानसिक एवं भावनात्मक अंतर, तकनीकी समस्याएं, संगठनात्मक बाधाएं, ध्यानपूर्वक न सुनना, सांस्कृतिक अंतर, सूचना का अधिक या कम होना। समाधान इसका भी है, सरल भाषा का प्रयोग, स्पष्ट एवं संक्षिप्त संदेश, प्रतिक्रिया प्राप्त करना यानी फीडबैक, आधुनिक संचार साधनों का उपयोग, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, प्रभावी संप्रेषण संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। बाधाओं को दूर करके कार्यकुशलता और समन्वय बढ़ाया जा सकता है। अब है हमारा अगला, संगठनात्मक चार्ट। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे, संगठनात्मक चार्ट किसी संस्था की संरचना को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। इससे विभिन्न पदों, अधिकारों और उत्तरदायित्व की जानकारी मिलती है। अर्थ में देखते हैं, संगठन के विभिन्न पदों, उनके आपसी संबंधों को दर्शाने वाले चित्र को संगठनात्मक चार्ट कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और वृत्ताकार। लाभ जो है इसके, अधिकारों की स्पष्ट जानकारी, कार्यों का उचित विभाजन, समन्वय में वृद्धि, नियंत्रण आसान होता है, नए कर्मचारियों को संगठन समझने में सुविधा। कुछ सीमाएं भी हैं, बार बार संशोधन की आवश्यकता, अनौपचारिक संबंध नहीं दिखते, बड़े संगठनों में जटिल हो सकता है। निष्कर्ष में देखेंगे, संगठनात्मक चार्ट संगठन की संरचना को स्पष्ट करता है और प्रभावी प्रबंधन में सहायता करता है। अब है संगठनात्मक नियमावली। संगठनात्मक नियमावली एक लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन के नियम, नीतियां, प्रक्रियाएं तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों का विवरण होता है। इसका अर्थ क्या है? संगठन के संचालन से संबंधित सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का लिखित संग्रह संगठनात्मक नियमावली कहलाता है। मुख्य विषय जो है, संगठन के उद्देश्य, विभागों के कार्य, कर्मचारियों के अधिकार का एवं कर्तव्य, सेवा नियम, कार्य प्रक्रियाएं। लाभ हैं इनके, कार्यों में एकरूपता आती है, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सुविधा, निर्णय लेने में सहायता,
अनुशासन बनाए रखने में मदद, कार्यों का मानकीकरण, कुछ सीमाएं भी हैं, समय समय पर संशोधन आवश्यक, अत्यधिक कठोर नियम कार्य में लचीलापन कम कर सकते हैं। निष्कर्ष है संगठनात्मक नियमावली संगठन के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण आधार है। यह कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है और कार्यक्षमता में दक्षता बढ़ाती है। तो यहाँ हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हो सके तो एक वीडियो जो है और हमारा आ सकता है इसी पर, जो कि और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लेकर के आए। हमारे पास लगभग 15-17 क्वेश्चन रहेंगे, तो ही हम 5 क्वेश्चन का आंसर हम लिख पाएंगे और वो 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ पाएंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।